नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी उत्कर्ष में। हमारे पिछले सेशन को आपने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी क्वेरीज हमें लिखी, तो हमारी एक उनकी तरफ अकाउंटेबिलिटी बन गई कि जल्द से जल्द उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हम एक और सेशन कंडक्ट करें। तो आज का जो हमारा एलीट सेशन आया है वो इस बहुत सारी क्वेरीज को ही सॉल्व करने आया है। हमारे सेशन में सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर राज सर का। हेलो मैम। डॉक्टर राज शर्मा सर का 12 साल का यूपीएससी और यूपीपीएससी में पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। सर की कोर्स सब्जेक्ट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे सेकंड गेस्ट हैं वैभव सर। वेलकम सर। थैंक यू मैम। वैभव सर का एक्सपीरियंस तो ऑफ कोर्स 8 साल से ऊपर का रहा है। अगर हम बात करेंगे कोर्स सब्जेक्ट्स की तो वो है ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी। और फिर इमरान सर। वेलकम सर। इमरान सर के बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ऑफकोर्स ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि सर पॉलिटी कोर्स सब्जेक्ट की तरह लेते हैं और करंट अफेयर्स और बच्चों में काफ़ी मशहूर हैं। तो मानती हूँ जब भी आप ये सपना देखते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी का, तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे हर्डल्स दिखते हैं हमारी इस पूरी जर्नी में। पहले सेशन में तो हमने ऑफकोर्स बेसिक्स ऑफकोर्स आपके एड्रेस किए थे। आज हम बेसिक्स से थोड़ा टॉप नॉच जाएंगे। जिन क्वेरीज को आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो आपके ही द्वारा लिखी गई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें मेल किया और हमारे पास एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस बना, तो इन ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। 12th जैसे ही पास करते हैं बच्चे, तो बच्चों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या एनसीईआरटी सच में पढ़नी ज़रूरी है? वो तो हम बचपन में ही पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है? या फिर सिलेबस में कितनी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी? क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं? एनसीईआरटी में मेरा जो टेक है वो यही है कि हाँ, बहुत बार डायरेक्ट भी पूछे गए हैं और कंसेप्चुअल भी पूछे गए हैं। देखिए, अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो यूपीएससी का दूसरा नाम ही हो चुका है, स्टेट पीसीएस का भी दूसरा नाम ही हो चुका है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस अब एक जैसे चलने लगे हैं, और स्टेट पीसीएस में भी जब तक आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो हो सकता है कि आप फैक्ट को रिलेट ना कर सकें। पहला सवाल जो मैं पूछूंगी वो डॉक्टर राज शर्मा सर से रहेगा, दैट सर व्हाट इज एग्जैक्टली द पैटर्न? पैटर्न क्या है इस यूपीपीएससी एग्जामिनेशन का? बिल्कुल मैम। सबसे बड़ी बात तो है कि स्टूडेंट को यही नहीं पता होता मैम कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। तो यूपी पीसीएस की मैं बात करूँ तो यूपी पीसीएस को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स है, जिसे प्रारंभिक परीक्षा भी कह सकते हैं, मेंस है और इंटरव्यू है। प्रारंभिक परीक्षा की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी 2 पेपर है। सबसे पहले है जीएस का पेपर और दूसरा है सीसेट का पेपर। मैम जीएस पेपर की बात करें तो ये मेन पेपर है और इसी से आप क्वालिफाई होकर के मेंस में जाते हो, और सीसेट की बात करें तो ये केवल क्वालिफाइंग है। जीएस की बात करें मैम तो ये जो जीएस का पेपर है इसमें 150 क्वेश्चंस रहते हैं, और सीसेट की बात करें तो 100 क्वेश्चंस है। दोनों का जो टाइम है वो 2 घंटे का टाइम है जी। मैं मेंस की बात करता हूँ। मेंस में कुल 8 पेपर है मैम, जिसमें कि सबसे पहले है आपकी सामान्य हिंदी, निबंध। यहाँ निबंध जो है वो हर एक टॉपिक से पूछा जा सकता है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री क्यों ना हो। इन दोनों के जो आर है वो 3-3 घंटे में पेपर को सॉल्व करना है और 150 मार्क्स है। इसके बाद हम बात करें पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ की, तो ये सारे के सारे जो है मैम 200 नंबर के होते हैं। इसमें से 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि 10 क्वेश्चन अलग हैं और 10 क्वेश्चन अलग है मैम। 10 क्वेश्चन की बात करें तो वो 8-8 नंबर के होते हैं, और अगर 10 क्वेश्चन की बात करें तो वो 12 नंबर के हैं। और इसमें अभी 2023 में 2 पेपर मैम और ऐड किए हैं इसमें, जो कि वो बेसिकली यूपी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उसमें स्पेशल पेपर वो 2 है। तो इसके अलावा ये जो 8 पेपर हो गए, 8 पेपर के बाद जब बच्चा क्वालिफाई कर जाता है तो उसके बाद मैम वो पहुंचता है इंटरव्यू। इंटरव्यू मैम 100 मार्क्स का है, और बाकी जो 1500 मार्क्स के हो गए आपके मेंस का पेपर। तो ये एक छोटा सा पैटर्न है जो यूपी पीसीएस के बच्चे फॉलो कर सकते हैं। हाँ, सर ने जैसे कि बताया कि यूपी स्पेसिफिक पेपर्स अब पूछने लगा, मतलब पहले तो सर यहाँ ऑप्शनल की बहुत आवश्यकता है। 2023 से इसे केवल और केवल वैकल्पिक रूप में उत्तर प्रदेश की जितनी भी चीजें हैं उनको इंक्लूड कर दिया है, सबको इंक्लूड करना है। ऑफ कोर्स आपको क्योंकि यूपी स्टेट को सर्व करना है तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो जानना जरूरी है। जी बिल्कुल मैम। तो पैटर्न तो सर ने बहुत सिंपलीफाई करके बता दिया, बड़े सिंपल तरीके से हमारे सामने रख दिया कि पैटर्न ये है। आपको आई होप समझ में आया। ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आया। ऐसा लग रहा है सर अब मैं भी तो दे ही रही थी पेपर, अब तो लगता है यूपीपीएससी भी और मन से देने की बात है। अब बात करते हैं सिलेबस की। अब पैटर्न समझने के बाद, इतना वास्ट सिलेबस होता है सर,
सिलेबस देख के बहुत बार बच्चे डर जाते कि पता नहीं इतना होगा कैसे हमसे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर प्लीज हमें सिलेबस बताइए। जी, सबसे पहले तो जितने भी साथी यूट्यूब पर हैं सभी व्यूवर्स का उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जैसा कि राज सर ने आपको परीक्षा पूरे एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया, लेकिन जब जिस सफर के लिए चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, रोड मैप क्या है, किस रोड मैप पे हमें चलना है। तो पूरा जो यूपी पीसीएस का सिलेबस है फ्रेंड्स, वह 2 चरणों में आप देखते हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा। और सबसे बड़ी बात है मैम कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग के द्वारा कोई सिलेबस का अलग से मेंशन नहीं है जी। केवल सब्जेक्ट बताए गए हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है और करंट अफेयर है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों के बीच ये बहुत उत्सुकता रहती है जानने के लिए कि जब सब सिलेबस है ही नहीं है तो हम कैसे क्लियर करेंगे, हमें पढ़ना क्या है। तो उसके लिए एकमात्र तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आप प्रारंभिक परीक्षा में हमारे व्यूअर्स ये तय कर पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है अपनी तैयारी के लिए। सबसे बड़ी बात है मुख्य परीक्षा, जो सबसे मेन कड़ी मानी जाती है हमारी यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए। उसके लिए आयोग ने हर सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज पूरा एक एक शब्द लिख दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसमें कितने सेगमेंट है, ये जानना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि कितने पेपर हैं, उसमें कौन कौन से सेगमेंट हैं। तो जैसा कि राज सर ने अभी कुछ देर पहले बताया कि अब यूपी पीसीएस के लिए 6 पेपर हो गए हैं आपके जीएस के, उसके बाद सामान्य हिंदी है, निबंध है आपका। इस प्रकार से अगर देखा जाए जीएस पेपर 1 में कई सारे सेगमेंट है। कई बार हमें लगता है जीएस पेपर 1 में केवल कोई एक सब्जेक्ट होगा, जबकि जीएस पेपर 1 में अगर मेंस की सिलेबस की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के अंदर सेगमेंट बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री है, जिसका प्रीलिम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षा से सवाल आते हैं। आर्ट एंड कल्चर है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है। ये तो हिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो गया, ये जीएस पेपर 1 में ही है। और इसी जीएस पेपर 2 में आपका ज्योग्राफी भी है, और ज्योग्राफी के तीनों सेगमेंट फिजिकल, वर्ल्ड और इंडियन भी शामिल है। इन सब के अलावा भी अभी जीएस पेपर 1 समाप्त नहीं होता, अभी इसमें इंडियन सोसाइटी आपका बाकी है। इतने सेगमेंट के बाद आपका जीएस पेपर 1 कंप्लीट होता है, यानी कि इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है और इंडियन सोसाइटी भी है। फिर आप जीएस पेपर 2 की तरफ आते हैं। तो जीएस पेपर 2 में जैसा कि मेरा सब्जेक्ट है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, उसके बाद इसमें आईआर है, गवर्नेंस है, उसके साथ साथ इसमें सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का भी टॉपिक इसी जीएस पेपर 2 में है। और अब तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार डायरेक्ट मेंशन तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं। तो व्यूअर्स को ये बात पता होना चाहिए कि जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर और सोशल जस्टिस के साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी ध्यान देना होता है। उसके बाद बात आती है जीएस पेपर 3 के। इसमें भी बहुत सारे सेगमेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कुछ छोटे छोटे सेगमेंट है। जैसे इसमें इंडियन इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है और डिजास्टर मैनेजमेंट है। एक ऐसा सेगमेंट है जिसको बच्चे कई बार जीएस पेपर 1 में समझ लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का हिस्सा है वह एनवायरमेंट, जबकि एनवायरमेंट जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। तो ये जीएस पेपर 1, 2, 3 में सारे लगभग सब्जेक्ट आपके कवर होते हैं। फिर उसके बाद जीएस पेपर 4 में एथिक्स है, जो कि बाद में जोड़ा गया 2018 में से ये शामिल हुआ, जब मुख्य परीक्षा अलग से यूपी पीसीएस में, तब से एथिक्स भी आने लगा। और 2023 में जैसा कि राज सर ने बताया कि 2 नए पेपर शामिल कर दिए गए यूपी स्पेशल के, जीएस 5 और 6, जिसमें 44 टॉपिक है मैडम, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इन पूरे सेगमेंट को बच्चों को कवर करना होता है। इसमें अलग अलग कम से कम 500 सब टॉपिक हैं। किसी दिन पूरा कंप्लीट वीडियो हम लोग बनाएंगे तो सब टॉपिक की चर्चा करेंगे, लेकिन ये पूरा मेंस का पाठ्यक्रम बच्चों को होता है। और जब तक बच्चे पाठ्यक्रम नहीं समझेंगे तो तैयारी कई बार उनकी अधूरी रह जाती है। इसलिए व्यूवर्स को ये मैं बताना चाहूँगा कि अपने मेंस के पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से देखिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच सर। सर ने तो हमें जो टॉपिक्स बताए उसके नीचे सब टॉपिक्स बताए, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी अगर आपने अपनी फ्रेंडशिप एनसीईआरटी से कर ली है तो आई थिंक उसके बाद रास्ता काफ़ी आसान हो जाता है। वैभव सर प्लीज़ हमें बताइए कि एनसीईआरटी कितनी ज़रूरी है इस एग्जाम में। मेरे एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, पर अभी आप मुझे ये बता दीजिए एनसीईआरटी कितनी ज़रूरी है। बच्चे ये पूछते हैं कि हम स्किप कर सकते हैं एनसीईआरटी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस यूपीएससी की जो जर्नी है वो एनसीईआरटी से होते हुए ही जाती है। मतलब आप एनसीईआरटी को स्किप करने का तो कोई चांस ही नहीं है। जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश होते हुए जाता है, ठीक है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपका अगर दबदबा नहीं है तो आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एनसीईआरटी है। सो एनसीईआरटी एक रूट है, मतलब उस रूट से होते हुए जाना ही पड़ेगा आपको। स्किप करने का तो कोई ऑप्शन मैडम है ही नहीं।
अब दूसरी बात आती है कि एनसीईआरटी हमें सारी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है, सारी 6 से 12 तक पढ़नी है? तो मैं बता दूं कि पहली बात तो 6 से 12 पढ़नी है या 6 से 9 पढ़नी है या केवल 10 से 12 पढ़नी है, इसको डिस्कस करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम पहले ये समझ लें कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है। एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी है क्योंकि एनसीईआरटी आप यूपीएससी की डिमांड है, डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। और डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी होगी जब आप एनसीईआरटी किताब को पढ़ोगे। बिकॉज एनसीईआरटी बुक्स जो डिज़ाइन की गई हैं वो डिज़ाइन की गई हैं स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। और स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स को समझाना अगर आपको है किसी टॉपिक को तो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाना पड़ेगा। और एनसीईआरटी उसी इजी लैंग्वेज में उसमें कंटेंट लिखा हुआ है। और अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हो तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत इजी वे में आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो या फिर वो हिस्ट्री की बात हो या इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात हो या फिर इंडियन पॉलिटी की बात हो। सारे सब्जेक्ट की आपको डेप्थ में एक समझ विकसित हो जाती है। इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने अटेम्प्ट्स लूज करते हुए देखा है जब उन्होंने सोचा कि हम स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ लेंगे। और ऑफ कोर्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे अराइज होता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े कि न्यू एनसीईआरटी पढ़े, ये कैसे मैनेज करें? ये मेरा इसमें व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है, लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में बड़ा डाउट रहता है कि सर ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े। जैसे मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूँ, ज्योग्राफी के लिए आपको नई वाली जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी में जो काम किया गया है उसमें एक तो डायग्राम्स की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। और ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट अगर आप बिना डायग्राम के आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो वो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। सो बेसिक डिफरेंस अगर ज्योग्राफी की बात करें तो न्यू और ओल्ड, तो एल से न्यू एनसीईआरटी। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। अगर आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे तो कोई समस्या नहीं है, न्यू भी पढ़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटी की बात करते हैं तो आप पॉलिटी भी ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। इसके अलावा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आप नई वाली एनसीईआरटी फॉलो करो तो ज्यादा बेटर, क्योंकि इन्वायरमेंट एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, राइट, जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, घटनाएं परिवर्तित होती रहती हैं। तो इन्वायरमेंट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नई वाली एनसीईआरटी पढ़िए। फिर एक और सब्जेक्ट बचा जैसे इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी के लिए भी आप, चूंकि सोसाइटी, हालांकि समाज एक परिवर्तनशील धारणा है, लेकिन जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं सोसाइटी के, जो आधारभूत अवधारणा है वो परिवर्तित नहीं होती हैं। तो सोसाइटी में भी आप पुरानी वाली एनसीईआरटी फॉलो कर लोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। तो मतलब सर का यहाँ ये कहना है कि एनसीईआरटीज बहुत ज़रूरी हैं, आप उसे स्किप नहीं कर सकते, उससे बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। साथ ही साथ टॉपर्स ने भी बहुत बार इस चीज़ पे स्ट्रेस किया है। ये जो जितने क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ, भले ही आपको लग रहे सुने हैं, कितनी बार सुना है कि सिलेबस कंप्लीट करो, कितनी बार सुना है पीवाईक्यूज देखो, कितनी बार सुना है कि एनसीईआरटीज पढ़ो, बट क्या आप सच में करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है, टॉपर्स को पता है कि हमने बेसिक्स अगर समझ लिए तो फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश के पेपर की बात कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की बात कर रहे हैं, दोनों सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूँगा, एनसीईआरटी मतलब सिर्फ लोगों को ऐसा लगता है कि वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मेरे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे। एंड इट इज हार्ड टू बिलीव, क्लास 6th की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, आप सोचो उसका जो चैप्टर नंबर 4 है, स्थल मंडल एक चैप्टर है उसमें, वहां से डायरेक्ट यूपीएससी ने प्रीलिम्स में 2013 में क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट। मतलब मैं ये चीज ऑब्जर्व करी, एनसीईआरटी की 2 लाइन है और वही 2 लाइन यूपीएससी ने एज अ स्टेटमेंट यूज की हुई है। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो और आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां से आपकी फंडामेंटल जो है सब्जेक्ट के वो तैयार होते हैं। एक तो ये रीजन है फंडामेंटल्स के और डायरेक्ट क्वेश्चंस के, दूसरा ये भी रीजन है क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम है तो गवर्नमेंट बुक्स पढ़नी है। कल के दिन कोई भी डिस्प्यूट अगर आप उठाएंगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी को ही रेफर किया जाएगा, इसलिए हमारे एनसीईआरटी बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है लेजी स्टूडेंट्स के लिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स सोचते हैं पढ़ लिया है, हाईलाइट कर लिया है, अब क्या नोट्स बनाने की जरूरत है। नोट्स तो शुरू में मोटिवेशन सबका रहता है ना सर, सबका मोटिवेशन रहता है कि नोट्स बनाएंगे, 1-2 दिन बनते हैं, उसके बाद सर नहीं बना पाते नोट्स। तो मेरा क्वेश्चन को मैं 2 पार्टर में पूछती हूँ आपसे, एक तो नोट्स क्या बनाने जरूरी है और दूसरा कैसे बनाए। जी, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 2 चरणों पर ही बात करना चाहेंगे हम नोट्स के बारे में। सबसे पहली बात आपने कहा कि नोट्स क्यों ज़रूरी है और अगर ज़रूरी है तो बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। क्योंकि मैडम जो अभी हम लोग सिलेबस की बात कर रहे थे, सिलेबस बहुत वाइड है और जब पूरे सिलेबस और पाठ्यक्रम को हम पढ़ते हैं तो अंतिम समय में हमें एग्जाम में समराइज करना होता है पूरे सिलेबस को, और इसलिए पूरे सिलेबस को हम पढ़ते समय
दो तरीके से हमें नोट्स बनाना चाहिए। जरूरी इसलिए होता है कि जब एग्जाम हमारा करीब होता है तो एग्जाम के करीब के समय जब हमें पूरे सब्जेक्ट को रिवीजन करना होता है तो ये पॉसिबल ही नहीं कि बुक के माध्यम से हम पूरे सब्जेक्ट को रिवीजन कर पाए। तो इसलिए बच्चों के लिए जरूरी है कि वो नोट्स बनाए। सवाल ये उठता है नोट्स कैसे बनाएं, तो इसको दो चरणों में मैं बांटना चाहूंगा। सबसे पहला चरण ये होगा कि एक समग्र नोट सभी बच्चों को बनाना चाहिए। समग्र नोट से मतलब होगा जो भी सेगमेंट पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको कंप्लीटली पहले पूरा कवर करें। कैसे कवर करें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर देखें। लेकिन आप कितना भी कंप्लीटली एक बार कवर करेंगे, फिर हर बच्चे का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, नोट्स तो बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, लगभग सभी बच्चे बनाते हैं टीचर के साथ या सेल्फ के द्वारा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट नोट्स जरूरी है। सवाल उठता है कि शॉर्ट नोट्स कब बनाया जाए। शॉर्ट नोट्स जब आप एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं, टीचर के साथ पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और आप पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं, तब आपको आइडिया लगता है कि पूरे टॉपिक का कीवर्ड क्या था और उसी कीवर्ड को आपको पॉइंट में लिखना होता है। सवाल उठता है कि शॉर्ट नोट से फायदा क्या होगा। शॉर्ट नोट से फायदा यह होगा कि जिस पॉलिटी को टीचर ने 600 शब्दों में 600 पेज में लिखाया, बच्चे ने उसको 200 पेज में समराइज किया, लास्ट टाइम में अगर उसका शॉर्ट नोट्स बनाया जाएगा तो पूरी पॉलिटी 25 पेज में आ सकती है जी। और उसी प्रकार से पूरा का पूरा जीएस का सिलेबस केवल 200 पेज में पूरे जीएस को कवर किया जा सकता है। और जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 10 दिन बचता है, ये पॉसिबल किसी बच्चे के लिए नहीं है कि पूरा टेक्स्ट बुक रिवीजन कर पाए या क्लास नोट्स टीचर का रिवीजन कर पाए। और अंतिम समय में अगर पूरा रिवीजन नहीं किया गया तो पूरे जीएस के सिलेबस में इतने सारे फैक्ट हैं वो दिमाग से मिस हो ही जाएंगे। अगर बच्चे का शॉर्ट नोट्स है तो अंतिम समय में वही शॉर्ट नोट्स बच्चे का काम आएगा। तो सवाल उठता है कि केवल शॉर्ट नोट्स प्रारंभिक परीक्षा का होना चाहिए या मुख्य परीक्षा का भी होना चाहिए। मेरा मानना है प्रीलिम्स से भी ज्यादा जरूरी है मुख्य परीक्षा का शॉर्ट नोट्स, जो बच्चे बिल्कुल नहीं बनाते। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए कुछ बच्चे शॉर्ट नोट्स तो बनाते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए बच्चे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। अब सवाल उठता है कि मुख्य परीक्षा का कैसे शॉर्ट नोट्स सर? क्योंकि जब हम मैम क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं 4 आयाम पर होते हैं। किसी भी क्वेश्चन के बारे में या तो उसकी विशेषता पूछी जाती है, या मेरिट पूछा जाता है, या डीमेरिट पूछा जाता है, या इंपॉर्टेंस पूछा जाता है, या उसकी प्रासंगिकता पूछी जाती है। इसका भी मतलब हुआ कोई भी सेगमेंट जो हमारे मेंस के सिलेबस में लिखा है उसके बारे में हम कितना भी विस्तार से क्यों ना पढ़ लें, अंतिम समय में हमें उसका शॉर्ट नोट्स बनाते हुए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं उदाहरण के साथ बात करना चाहूंगा। जैसे जीएस पेपर 2 में जो सिलेबस हमारा पॉलिटी का है उसमें एक सेगमेंट है न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब न्यायिक सक्रियतावाद बच्चा पढ़ता है तो उसके 4 गुण पते होने चाहिए, 4 दोष पता होना चाहिए। इसी बार यूपीपीसीएस 2023 के एग्जाम में सीधा सवाल 8 नंबर में पूछा गया कि न्यायिक सक्रियतावाद के 3 दोषों को स्पष्ट करिए। बच्चा रिसर्च करके बैठा हो न्यायिक सक्रियतावाद पर, लेकिन उसको कायदे के 3 पॉइंट नहीं पता है तो नंबर नहीं मिलेंगे, और 3 पॉइंट उसको पता है, बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बच्चा नंबर गेन कर लेगा। मतलब और ये परीक्षा नंबर गेन करने की कंटिन्यूअसली नोट्स बनाएंगे तो आंसर राइटिंग में बहुत आसानी लास्ट में जाकर के होती है, क्योंकि आपके पास सारे पॉइंट्स होते हैं। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि आपके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। लेकिन नोट्स पहले दिन से नहीं बनता है, जब आपका कंप्लीट नॉलेज हो जाता है, जब आपको विषय वस्तु के बारे में समझ हो जाती है, तब नोट्स बनता है। इसलिए सभी व्यूअर्स को चाहिए कि अलग से प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी नोट्स अवश्य बनाएं। बिल्कुल, सर ने बहुत ही इजीली बता दिया कि नोट्स बनाना कैसे है। आई होप कि ये क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होगी। हिमांशु ने हमें लिखी थी। अब मैं सुरभि का एक क्वेश्चन पूछती हूँ। उन्होंने बोला कि एनसीईआरटी ही जब सब कुछ है, सर्वोपरि है कि बस यही पढ़ के जाना, तो स्टैंडर्ड बुक्स की क्या ज़रूरत है सर, बताइए हमें। मैम आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वैसे तो बैवल सर ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि जो एनसीईआरटी है वो एक की पॉइंट है। जितने भी नए बच्चे आते हैं मैम मार्केट जाते हैं और वो स्टैंडर्ड बुक लेके आ जाते हैं, लेकिन पहले स्टैंडर्ड बुक है क्या हम सभी के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़ें या एनसीईआरटी को भी फोकस करें? मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ मैम, तो जनरल साइंस 9 to 10 एनसीईआरटी में कवर हो सकता है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी है। चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, कंप्यूटर साइंस की बात कीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, ये एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से दी नहीं गई है, जबकि प्री और मेंस दोनों में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करें तो इन दो के आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस बुक ले सकते हो। लेकिन सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे नए हैं, जो भी आप 10-12 करके आप आ रहे हो, तो आपको सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं मैम। जैसे अगर आप ज्योग्राफी की बात करते हो तो ज्योग्राफी में सविंदर सिंह की बुक बहुत अच्छी है,
माजिद हुसैन सर की बुक अच्छी है। पॉलिटी की बात करें तो जैसे सर ने कहा कि एनसीईआरटी तो आप अगर कवर कर लेते हो तो बुक की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक की बात करते हो लक्ष्मीकांत भी ले सकते हो। देखो मैं आपको पहले तो क्लियर करना चाहूँ कि जो भी बुक स्टैंडर्ड बुक मार्केट में है वो सब बेस्ड है एनसीईआरटी पे, है ना। अगर आप स्टार्टिंग फेज में आके अगर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो तब तो आपका बेस भी मौजूद हो जाए, प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। फिर जब एग्जाम अगर पास हो तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, है ना। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो क्या होगा, आपके पास लैंग्वेज ही नहीं होगी मैम। सबसे बड़ी बात तो है कि आप लिखोगे कैसे मेंस में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन कब, जब आप प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी रीड कर चुके हो। हिस्ट्री की बात करें मैम, मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप एंसेंट की बुक, स्पेक्ट्रम की बुक प्रेफर कर सकते हो। एनसेट की बात की जा रही है तो उसमें आप आर शर्मा ले सकते हैं, आर शर्मा ले सकते हो। अगर आप मेडिवल की बात कर रहे हो तो आप बिपिन चंद्र ले सकते हो। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आप रमेश सिंह की बुक को प्रेफर कर सकते हो। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेक्ट्रम की जो बुक है वो बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। तो दो बुक की जरूरत आपको पड़ेगी रेफरेंस बुक्स। एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक है मैम इकोलॉजी एनवायरनमेंट, क्योंकि वो करंट से रिलेटेड है। और बाकी के लिए आप बेस क्या करो, आप एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस करो, तो मुझे लगता है कि ये हेल्प होगा जी। तो सर ने हमें बुक्स तो बताई हैं, बट जैसे सर बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स का इसमें बहुत सिग्निफिकेंस है, तो सर न्यूज़पेपर की बात तो करनी ही पड़ेगी। करेक्ट। न्यूज़पेपर पसंद है आप लोगों को? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता है, हर दिन 3 घंटे लग जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो वैभव सर का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों फील्ड में, और यूपीएससी और यूपीपीएससी आजकल बिना न्यूज़पेपर के नहीं होते, तो उसको भी हम कह सकते हैं स्किप नहीं कर सकते। यस, एक्चुअल में क्या है कि बच्चे आजकल न्यूज़पेपर को स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे शॉर्टकट्स आ गए हैं। सबके पास अपना मोबाइल फ़ोन है, सबके पास अपने लैपटॉप्स हैं, तो उनको लगता है कि हम मोबाइल फ़ोन्स में रीड आउट कर लेंगे करंट न्यूज़ तो उससे अपना काम चल जाएगा, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। अगर आप किसी वनडे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करके आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, बट अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, खासकर यूपीपीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो न्यूज़पेपर को पढ़ना मैंडेटरी है। अब क्यों मैंडेटरी है वो समझ लेते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक जो सेक्शन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो है मैडम एडिटोरियल्स, संपादकीय। तो संपादकीय वाला जो सेगमेंट होता है वो क्या करता है, एक हमारी समझ को विकसित करता है। क्योंकि जो एडिटोरियल्स में जो स्तंभकार हैं, जो कॉलम लिखते हैं, वो उनका उस फील्ड में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो इससे क्या होता है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स में अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो तो एक आपका जो एक क्रिटिकल अप्रोच होना चाहिए ना, एक कहते हैं कि हमारी एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होना चाहिए। कोई भी अगर मुद्दा आया है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए समलैंगिक विवाह को लेकर है या इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट ये हमें तभी पता चलते हैं जब हम ये एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, संपादकीय पढ़ते हैं। दूसरा जो मुझे जो सबसे ज्यादा जो एडवांटेज लगा ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, कि ये जो जब हम संपादकीय पढ़ते हैं तो मेंस के लिए तो हेल्पफुल है ही है, ओवरऑल आपकी सोच को बहुत ब्रॉड करता है। मतलब आपका जो मेंटालिटी है, आपका जो माइंडसेट है, उसको बहुत चेंज करता है। सो इट हेल्प्स इन मेंस एग्जाम। साइमल्टेनियसली व्हेनेवर यू विल फेस इंटरव्यू, जब भी आप इंटरव्यू फेस करोगे तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि तब तक आपकी एक सोच विकसित हो चुकी होगी। और ऐसा नहीं है कि हम सोच हमारी विकसित करना है तो हम खुद से रिसर्च करें तब विकसित होगी, ऐसा नहीं है। आप जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो राइटर्स हैं, उनका आप कंटेंट पढ़ो, न्यूज़पेपर में आता है, उनको पढ़कर भी आप अपनी एक समझ विकसित कर सकते हो। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, एक डाउट है। बहुत जरूरी है सर, क्योंकि मुझे स्पेशली लगता है सर, हिंदी माध्यम में हमारे पास चॉइस बहुत कम है। राइट। इंग्लिश में तो जिसको हम कह सकते हैं पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी इतना ज्यादा है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं किस चैनल को फॉलो करें और किस न्यूज़पेपर को फॉलो करें, एडिटोरियल कैसे पढ़ें, इसके बारे में बताइए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की। जी। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके पास 2 ऑप्शन है न्यूज़पेपर के। पहला ऑप्शन है जनसत्ता, ठीक। जनसत्ता जो अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का ही है वो न्यूज़पेपर, उसको आप फॉलो करें, उसका एडिटोरियल्स देखें। हालांकि जनसत्ता जो न्यूज़पेपर है वो थोड़ा सा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ थोड़ा सा बेंड होता है वो, बट फिर भी उसको आप पढ़ सकते हो। जनसत्ता की जो दूसरी स्पेशलिटी है एडिटोरियल्स के अलावा, वो है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों वाला जो सेगमेंट है, वो भी उसका अच्छा रहता है, तो आप जनसत्ता पढ़ सकते हैं। दूसरा जो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो है दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन, राष्ट्रीय संस्करण। लोकल एडिशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राष्ट्रीय संस्करण की बात कर रहा हूं। तो शायद मुझे लगता है शायद इलाहाबाद में आता है, नहीं आता मुझे जानकारी नहीं, बट दिल्ली में अवेलेबल है। तो राष्ट्रीय संस्करण आप पढ़ें, उसके भी एडिटोरियल्स पढ़ें, वो भी बहुत अच्छे हैं।
लोगों को लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत समय लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं। मैं उसकी एक मिनट के अंदर एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट पेज। फ्रंट पेज से कभी स्टार्ट नहीं करना, बिकॉज फ्रंट पेज बड़ा कैची होता है ना, उसमें ऐसी मसालेदार चटपटी लाइंस लिखी होती है और बच्चा वहीं फंस जाता है। सो इट इज नॉट एट ऑल एडवाइसेबल टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम फ्रंट पेज। आप पेज के सबसे पीछे वाले सेक्शन में आओ, सबसे पीछे आपको स्पोर्ट्स मिलेगा, स्किप कर दो उसको, कोई जरूरत नहीं है वहां पर टाइम स्पेंड करने की। उसके बाद आपको मिलता है इकोनॉमिक अफेयर्स, आप वो देखो। और इकोनॉमिक अफेयर्स में भी जो न्यूज जो आपके सिलेबस से एसोसिएटेड है, इसीलिए ये मेरी सजेशन है कि हर एक स्टूडेंट को अपना सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, सिलेबस की एक एक लाइन पता होना चाहिए कि मेरे को सिलेबस में ये बात है। सामाजिक अधिकारिता मेरे सिलेबस में है, फॉर एग्जांपल सोशल एम्पावरमेंट, तो सोशल एम्पावरमेंट से एसोसिएटेड अगर कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में आएगा तो उसको आप पढ़ोगे अच्छे से। और आपको सिलेबस ही नहीं पता है, सिलेबस ही आपके दिमाग में नहीं है, तो न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये शॉर्टलिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इकोनॉमिक अफेयर्स वाले सेगमेंट में देखो क्या क्या मौद्रिक नीति से जुड़ा हुआ है तो उसको पढ़ लो आप, आरबीआई ने कोई पॉलिसी चेंज करी उसको पढ़ लो आप, ठीक है। यूजुअली स्टॉक मार्केट की बहुत सारी खबरें होती हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़नी चाहिए, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद आ जाते हो आप अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज पे। अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज पे अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में कोई इशू है जो काफी लंबे टाइम से चल रहा है तो उसको आप देख लो, उसको पढ़ लो, क्योंकि उससे रिलेटेड एडिटोरियल आपको एडिटोरियल वाले सेगमेंट में उससे रिलेटेड आपको न्यूज मिल जाएगी। तो हमने स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट मिस किया, स्किप किया, हम इकोनॉमिक अफेयर्स में आए, हम इंटरनेशनल अफेयर्स में आए, उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं डायरेक्टली जंप इनटू द एडिटोरियल पार्ट। एडिटोरियल पार्ट भी सर मैडम सारे एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फिर देखना है कि कौन सा एडिटोरियल मेरे सिलेबस के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, और जो आपके सिलेबस के साथ सिंक्रोनाइज्ड है उस एडिटोरियल को आप पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो, और मुझे लग रहा है 30-35 मिनट्स में एडिटोरियल पढ़ लो। गया ओवरऑल न्यूज़पेपर पढ़ने में हार्डली मुझे लग रहा है 1-1.25 घंटे का टाइम लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है एक तो पढ़ने की हैबिट, जो आजकल जो सबसे बड़ा चैलेंज है, बच्चों की पढ़ने की आदत ही खत्म हो गई है, तो एक तो पढ़ने की हैबिट डेवलप होगी। दूसरा इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस, अगर मतलब बहुत आपकी अंग्रेजी अगर स्ट्रांग नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, तो इंडियन एक्सप्रेस से शुरुआत कर सकते हो आप। लेटर ऑन यू कैन जंप इनटू द हिंदू न्यूज़पेपर। ये मेरा ऐसा मानना है। तो न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना चाहिए। प्रीलिम्स के प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले आप स्किप कर दो, बट लॉन्गर रन में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो न्यूज़पेपर अनिवार्य है। जैसे कि सर ने कहा कि आजकल पढ़ने की हैबिट सबकी चली गई है, थैंक्स टू डिजिटाइजेशन जो इतना ज़्यादा जोर पकड़ चुका है। फोकस की भी कमी हो गई, रील्स देखना हमें पसंद है, पर एक लंबा टाइम हम नहीं स्पेंड कर सकते, डेडिकेट कर सकते एडिटोरियल एनालिसिस को। पर अगर आप एडिटोरियल एनालिसिस को भी थोड़ा बहुत स्किप कर देते हैं और रीडिंग स्पीड अगर सुधारना चाहते हैं, तो रीडिंग स्पीड कौन सुधार सकता है? डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। और कभी कभी मैंने ये भी सुना है कि स्टूडेंट्स को कम से कम शुरुआत में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, बिकॉज जैसे कि सर ने कहा सिलेबस ही नहीं पता है। राइट। तो मैंने इनफैक्ट एक स्टूडेंट की स्टोरी पढ़ी थी, तो उसने बोला था वो टॉप, उन्होंने बाद में टॉप किया था, नाम नहीं लूंगी मैं, पर उन्होंने कहा था शुरुआत में मैं सब पढ़ रहा था, किसने किसको मारा, कितनी बार कुल्हाड़ी पड़ी उसके सर पे, ये सब भी लिख रहे थे। दैट वाज वेरी फनी, बहुत ह्यूमरस था, बट एक्चुअली ये हुआ है। तो करंट अफेयर्स, हाँ, रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, एक बैलेंस्ड ओपिनियन आपको जनरेट करना पड़ेगा आंसर लिखने के लिए, और वो कोई नहीं सिखा सकता, बस आपको न्यूज़पेपर उसमें पढ़ने की आदत होनी चाहिए, फिर आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। शुरू में 3 घंटे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे, गिवन दैट आप डेली पढ़ रहे हो। करेक्ट। आप एक पेन लेके बैठो और आप, मैं तो कहता हूं कि मैडम जो न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आप उस पर क्रॉस लगाओ, तुरंत क्रॉस लगाओ, ताकि चाह कर भी उधर आपका ध्यान ना जाए। तुरंत आप उस पर क्रॉस लगाओ ताकि आपको वो नहीं पढ़ना है, आप जो काम की बात है उस पर आ जाओ। और मतलब मैं ये बहुत अंतर मन से बात बोलना चाहता हूँ कि चूंकि मैंने फील किया है बात, मतलब मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, ह्यूमैनिटीज का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मुझे बहुत नॉलेज भी नहीं थी इन सब के बारे में। इंजीनियरिंग के बाद जॉब के लिए प्रिपरेशन करने के लिए जब मैंने सोचा, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, न्यूज़पेपर ने मेरे सोच का नजरिया बदल दिया। न्यूज़पेपर ने मेरी एक अवधारणात्मक समझ विकसित कर दी टुवर्ड्स दिस एग्जाम जो यूपीएससी डिमांड करता है। सो न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं, पढ़ना ही चाहिए। और मैम करंट अफेयर के साथ साथ मैम जो न्यूज़पेपर है, अगर किसी स्टूडेंट ने 6 मंथ तक कंटिन्यू कर लिया ना, तो उसको मेंस में भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वर्ड्स कहाँ से लाए मैम, मेंस में लिखने हैं, वो वर्ड्स जो है वो न्यूज़पेपर प्रोवाइड करता है। तो न्यूज़पेपर करंट अफेयर के अलावा आपको अगर मेंस लिखना है तो उसमें वर्ड्स जो नए नए वर्ड्स हैं, उसमें भाषा एक विकसित होती है, लैंग्वेज डेवलप होती है। राइट। करंट अफेयर्स, आजकल ज्यादातर क्वेश्चंस हम देख रहे हैं सर, वो करंट अफेयर्स से ही आ रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स पूछते कौन सी बुक पढ़े मैम,
इतनी मेहनत कर रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटा पढ़ रहे हैं, पर हो क्या रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है शायद क्योंकि आप करंट अफेयर्स स्किप कर रहे हैं। अब 50% ऑलमोस्ट सर 50% ऑफ द पेपर मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स को ही डेडिकेट कर दिया गया। करेक्ट। तो सर करंट अफेयर्स की बात करें तो आपका जिक्र तो होना ही है, तो प्लीज बताइए कि करंट अफेयर्स के सोर्सेज क्या होने चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। आपने इंपॉर्टेंट की बात की मैम, जैसा कि करंट अफेयर की पृष्ठभूमि तो वैभव सर ने तैयार कर दिया और न्यूज़पेपर से उसकी पृष्ठभूमि सर ने तैयार कर दी। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, अगर एक शब्दों में कहा जाए कि प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन में करंट अफेयर की क्या भूमिका है, तो मैं एक शब्दों में कहूंगा ये मेरिट मेकर है। ये करंट अफेयर ही तय करेगा कि आपका प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। मैं नए बच्चों को, जितने भी नए व्यूवर्स में बार बार समझाता हूं कि आप अभी बिगिनर्स हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जिनको एसडीएम का पद नहीं मिला, वो फिर तैयारी करेंगे और फिर प्रीलिम्स देंगे और आपको उनको पछाड़ना है। आप कितनी भी ताकत लगा लोगे, उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स में पछाड़ नहीं सकते। बहुत दम लगाओगे तो उनके बराबर पहुंच सकते हो। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां पर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पिछली बार का टॉपर है उसको आप पछाड़ सकते हो, वो है करंट अफेयर। और करंट अफेयर की भूमिका इसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, अगर यूपी पीसीएस की बात किया जाए, पिछले 5 सालों में 25 से 30 और 2022 की बात करूं तो लगभग 35 क्वेश्चन और 2023 की बात करूं लगभग 32 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए और 90 क्वेश्चन मेरिट जा रहे हैं। आपको पता है इस बार भी 88 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया बच्चों का। इसका मतलब है कि लगभग 1/3 तो करंट अफेयर आ रहा है। 30 क्वेश्चन में अगर बच्चा 27-28 क्वेश्चन सही कर ले तो जीतने की संभावना बच्चे की वही बढ़ जाती है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कितना बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है। सब्जेक्ट को हम कई बार पढ़ते हैं, कई वर्ड से पढ़ते हैं, लेकिन करंट अफेयर को करंट में पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब है कि लास्ट टाइम में भी अगर हम थोड़ा सा लूज पढ़े तो हमारा प्रीलिम्स रुक जाएगा। बात करूं अगर मुख्य परीक्षा में कितना करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस है, ये बहुत बड़ा रहस्य मैं बच्चों को बताना चाहूंगा जो बच्चे कभी ध्यान नहीं देते, और यही हिंदी माध्यम के परिणाम का सबसे बड़ी वजह है कि हिंदी माध्यम में बच्चे मेंस में नंबर नहीं उठा पा रहे हैं। 120 क्वेश्चन वर्तमान में आ रहे हैं, 6 पेपर मिला दिए जाए, जीएस 1 से लेकर 6 तक, जैसे कि राज सर ने बताया था कि 20 क्वेश्चन पर पेपर में आ रहे हैं। अगर पिछले 2018 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन को उठाकर बच्चे देखते हैं और उसका मूल्यांकन करें तो बच्चे ये पाएंगे 120 क्वेश्चन में हर वर्ष कम से कम, मैं बता रहा हूं, 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया नहीं और न पढ़ाएंगे टीचर। वो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, वो आपको टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेगा, और लेकिन एग्जाम में सवाल आएगा और आपको लिखना होगा। तो बच्चा आंसर कहां से देगा? उसका आंसर बच्चे को करंट अफेयर इशू से मिलेगा, न्यूज़पेपर से मिलेगा, समसामयिक मुद्दों से मिलेगा। अब आप कहेंगे सर ये सिर्फ टीचर की फॉल्ट है, टीचर को तो हमें पढ़ाना चाहिए था। हम पॉलिटी 2025 के लिए अभी खत्म कर देंगे जून में, अगले साल पॉलिटी मेंस 2025 का होगा अक्टूबर में, और पॉलिटी से रिलेटेड 1 साल का करंट अफेयर एग्जाम में आएगा, तो आपको पढ़ना होगा, खुद से पढ़ना होगा। ऐसे पॉलिटी में होगा। और जैसा राज सर का जो सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो तो पूरा करंट पे ही डिपेंड है। एनवायरमेंट सर का सब्जेक्ट है, पूरा करंट पे डिपेंड है। आईआर तो पूरा का पूरा करंट ही आता है। आईआर में तो समझिए पेपर पहले से आउट हो जाता है कि आईआर में इस बार क्या क्वेश्चन आ रहे हैं सर जी। तो इसका मतलब है कि मुख्य परीक्षा में 25 से 30 सवाल ऐसे आते हैं जो हमें सिलेबस में मिलेंगे नहीं, टेक्स्ट बुक में मिलेगा नहीं, क्लास नोट्स में नहीं मिलेगा, वो हमें सेल्फ से ही तैयार करना है। कहां से? करंट अफेयर से। और हिंदी माध्यम का बच्चा बगैर न्यूज़पेपर, जैसा सर ने कहा, सब बच्चों की आदत छूट गई है, वो न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं चाहता। जब मुख्य परीक्षा में जाता है तो 25-30 प्रश्न बच्चा ऐसा लिख के आता है जिसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। तो आप 30 क्वेश्चन जब ऐसे ही ऊट पटांग लिखेंगे तो कैसे नंबर आप गेन कर पाएंगे? इसका मतलब है कि जब तक आप मेंस में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर पर कमांड नहीं बनाएंगे तब तक आपकी बेहतर तैयारी नहीं हो पाएगी मुख्य परीक्षा के लिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसा कि वैभव सर ने भी बताया, कि सिलेबस एक एक वर्ड क्लियर हो तभी न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे, अन्यथा आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। अब सवाल उठता है, ये तो इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, यानी कि प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर की भूमिका है और मुख्य परीक्षा में भी है। अब सवाल ये उठता है कि सोर्स क्या होने चाहिए सर? तो सोर्स दोनों के अलग होने चाहिए। प्रीलिम्स के अलग सोर्स है, मुख्य परीक्षा के अलग सोर्स है। प्रीलिम्स के लिए तो मैं क्योंकि करंट अफेयर पढ़ाता हूं इसलिए नहीं कि करंट अफेयर की क्लास वो यूट्यूब पे आकर करें। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे, बाद में कमेंट करके आप लोग बताइएगा भी, कई वर्षों से बच्चे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, पिछले 6-7 सालों से मैं लगातार यूट्यूब पर करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं बच्चों को ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर आकर करंट अफेयर का क्लास पढ़िए, बल्कि इसके पीछे हम 5 घंटे मैं और हमारी पूरी टीम काम करती है। जो बच्चे किसी मैगजीन में जाकर, न्यूज़पेपर में जाकर पढ़ते हैं, उस पर हम लोग पूरा काम करके 1 घंटे में एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात रही तो हर रोज हम लोग करंट अफेयर पढ़ाते हैं, बच्चे उसको फॉलो करें। निसंदेह रूप से प्रारंभिक परीक्षा की चिंता खत्म हो जाएगी। और मैं अपने व्यूअर्स को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी बताता भी रहता हूं,
हमारी क्लास करने के बाद भी न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा एक दायरा है, हम 7 सुर्खियां लेकर के आते हैं। हो सकता है कुछ समसामयिक छोटे मुद्दे न्यूज़पेपर में हो जो छूट गए हों, लेकिन आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो छोटे मुद्दे भी आपके कवर हो जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इतना करना है। फिलहाल ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन हमारे क्लास से कवर हो जाते हैं। अगर बच्चे करते रहेंगे उनके कवर हो जाएंगे, फिर भी वो न्यूज़पेपर पढ़ें प्रीलिम्स के लिए। लेकिन मुख्य परीक्षा की बात होगी तो उसके लिए केवल 2 सोर्स हैं। एक है न्यूज़पेपर, 70% यूज तो इसका न्यूज़पेपर का होगा। जैसा कि सर ने बताया, जो हिंदी माध्यम के बच्चे, इसके लिए 2 सोर्स हैं। एक है राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का, एक है जनसत्ता। वैभव सर ने कहा कि जैसे कि कहा दिल्ली में तो अवेलेबल है, प्रयागराज में अवेलेबल है या नहीं, मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, आज ही जाकर आप टेलीग्राम पे जाइए। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करिए। डेली उस पर पूरा PDF अपलोड किया जाता है और वहां पर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पूरी तैयारी वहां कर सकते हैं, न्यूज़पेपर राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ सकते हैं। और दूसरा एक काम और करना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय संस्करण पढ़ा जाए चाहे जनसत्ता पढ़ा जाए, वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, उसमें बहुत कुछ शामिल किया गया है। अगर बच्चों में यह आर्ट नहीं है कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक मैगजीन को मेंस में फॉलो करना पड़ेगा। हमारी तरफ से जो राय है, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए PD नाम की पत्रिका है, यानी कि प्रतियोगिता दर्पण, उसको रेगुलर मंथली फॉलो करें। और 6 मंथ और ईयरली एक मैगजीन आती है, आप लोगों ने भी सुना होगा, परीक्षा मंथन के नाम से। तो हिंदी माध्यम के बच्चे मेंस के लिए परीक्षा मंथन और प्रतियोगिता दर्पण को यूज करें, और न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और न्यूज़पेपर का नोट्स भी बनाते चलें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से पॉइंट को हमें मेंस में यूज करना है। अगर ये काम बच्चे फर्स्ट डे से अपनी प्रिपरेशन में करेंगे, निसंदेह रूप से उनके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। और इसका इंपॉर्टेंस है बहुत, जिसने भी करंट अफेयर को दरकिनार किया, परीक्षा उनको दरकिनार कर दी, इसलिए ध्यान देना होगा बच्चों को। बिल्कुल, सर ने जो कहा है बेसिकली वो ये कहा है कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही है करंट अफेयर्स। आप जो 5 साल के पहले के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सच में नहीं हरा सकते जब उनकी पकड़ स्टैटिक सब्जेक्ट्स में हो। करेक्ट। लेवल प्लेइंग फील्ड कौन क्रिएट करता है? वो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए वो भी सर ने आपको बता दिए। तो अब आपसे बस एक ही उम्मीद है कि जो इतनी सारी ओपिनियंस, इतनी सारी चीज़ें और ज्ञान हमने आपको दिया है, उसको प्लीज़ अप्लाई भी करें, इम्प्लीमेंट भी करें, और अपनी परीक्षा में अपने आप को बहुत स्ट्रांगली एकदम झोंक दें। क्योंकि ऑफ कोर्स सर, मैं चाहूँगी आप कुछ शब्द कह दीजिए मोटिवेशन के, बच्चों को बहुत पसंद है। जी, बच्चों के लिए हमेशा हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर या तो सिविल सेवा के मैदान में उतरिए मत, और उतरिए तो अपनी ताकत को ऐसे झोंकिए जैसे हम लोग जिम करने का युवाओं में बड़ा शौक है। और जिम करने के लिए, जब हम लोग जिम करने के लिए पहुंचते हैं वहां पर, तो हम लोग जब एक डंबल उठाते हैं तो तब तक उठाते हैं जब तक आह की आवाज नहीं निकल जाती। बच्चों के लिए मेरा सिर्फ एक शब्द है, अगर इस प्रिपरेशन में आपने अपनी तैयारी की शुरुआत कर दी है तो जब तक हो इसमें इस कदर मेहनत करो, और इतनी मेहनत करो और तब तक करो जब तक कि आह ना निकल जाए। यानी कि लास्ट समय तक, जब तक आपको लगे सर अब इसके बाद हमारे पास क्षमता नहीं है, हमने अपनी सारी क्षमता और सारी एनर्जी को झोंक दिया है, उस क्षमता तक अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निसंदेह रूप से ये जीतेंगे। इस तैयारी के लिए केवल 3 चीजें चाहिए। एक है परसेवरेंस, बच्चों के पास निरंतरता नहीं है। दूसरा है सिलेबस के अकॉर्डिंग रेगुलर तरीके से वो अपने पाठ्यक्रम को पढ़ते रहें, और पेशेंस रखना पड़ेगा। कई बार होता है एक बार में जीत नहीं मिलती, 2 बार में जीत नहीं मिलती, लेकिन अगर आप पेशेंस है और हार्ड वर्क करने की क्षमता है, आप निसंदेह रूप से जीतेंगे, और आप ही जीतेंगे, मेरा पूरा भरोसा है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, और पूरे उत्कर्ष परिवार का मार्गदर्शन आपके साथ है। बस आप मेहनत करिए, और आप में भूख होनी चाहिए और वजह मजबूत। मेरा सबसे बड़ा संदेश बच्चों के लिए यही होगा कि आप इस तैयारी में आए हैं, आपकी वजह मजबूत है या नहीं। अगर आपकी वजह मजबूत है तो आप जरूर जीतेंगे। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए। नेक्स्ट सेशन के लिए जरूर सब्सक्राइब करें UPPSC उत्कर्ष को, और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो UPSC उत्कर्ष को। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। बेस्ट क्वेश्चन और मेजॉरिटी क्वेश्चंस हमारी पूरी टीम शॉर्टलिस्ट करेगी, और फिर हम उन क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच टू द पैनल, एंड थैंक यू व्यूअर्स।